सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सैनी, शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज उदयपुर वाटी परिवार की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले हमने राष्ट्र संघ पढ़ा, फिर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कारण बताए आपको कि इसकी स्थापना के पीछे क्या कारण था। इसका संस्थापक मैंने आपको बताया, इसके सदस्य मैंने आपको बताए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, अब हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है 6, उन अंगों की बात करते हैं, फिर एक एक अंग को हमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ से पहला क्वेश्चन यह बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंग कितने हैं? 6 अंग हैं। अंग कितने बताने हैं आपको? 6 अंग बताने हैं। सबसे पहले हम अंग की बात करते हैं महासभा। पहला अंग कौन सा है? महासभा। एक अंग है सुरक्षा। कौन सा अंग है साथियों? सुरक्षा परिषद है। एक अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद है। तीसरा अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। बात करते हैं सचिवालय की। एक अंग कौन सा है? सचिवालय है। फिर एक अंग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। एक अंग है 6वां जिसका नाम है प्रन्यास परिषद। ये साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, प्रन्यास परिषद। ये इसके कितने अंग हो गए? 6 अंग हो गए। अब इनमें हम एक एक अंग को पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले हमें महासभा की बात करते हैं, यानी इसका सबसे जो पहला अंग है महासभा, इस महासभा की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? महासभा की बात करते हैं। महासभा। देखो, पहला क्वेश्चन महासभा से यह बनता है कि महासभा को एक मुहावरे के तौर पर इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसे विश्व की क्या कहा जाता है साथियों? इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा अंग है जिसे मुहावरे के तौर पर विश्व की लघु संसद कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है साथियों कि जो महासभा है, इन महासभा में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश है, वो इस महासभा में कम से कम, यानी कम से कम एक सदस्य को भेजता है, और वह अधिक से अधिक कितने सदस्यों को भेज सकता है? 5 सदस्यों को भेज सकता है। पूछेगा कि महासभा में एक देश कम से कम कितने सदस्यों को भेज सकता है? 1 सदस्य को। और अधिक से अधिक कितने सदस्यों को भेजता है? 5 सदस्यों को भेजता है। परंतु इन 5 सदस्यों में वोट डालने का अधिकार मात्र 1 का ही होता है, बाकी 4 का वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। एक क्वेश्चन तो इससे यह बनता है। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि महासभा होती है, इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। महासभा का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। अब देखो, जो न्यूयॉर्क है
इस न्यूयॉर्क से मैंने आपको यह कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग, उनका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, जबकि एकमात्र अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ना होकर के हेंग नीदरलैंड में। तो बताओ इसका मुख्यालय कहां पर होगा? न्यूयॉर्क में होगा। दूसरी बात, इस महासभा की जो बैठक बुलाई जाती है, इस महासभा की बैठक की बात करते हैं, तो इस महासभा की बैठक प्रतिवर्ष कब बुलाई जाती है? इसकी बैठक प्रतिवर्ष बुलाई जाती है। और यह प्रतिवर्ष कब बुलाई जाती है समझना, जो सितंबर माह होता है, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार या गुरुवार से तो ये शुरू होती है और यह बैठक कब तक चलती है? मध्य दिसंबर तक चलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महासभा की प्रतिवर्ष बैठकें सितंबर माह के तीसरे मंगलवार या गुरुवार से शुरू होती है और यह बैठक मध्य दिसंबर तक चलती है। कब तक चलती है? मध्य दिसंबर तक चलती है। एक बात होगी, इस बैठक में समझना मेरी बात को, इस बैठक में एक तो अध्यक्ष, इस बैठक में एक अध्यक्ष, एक तो इसमें क्या होगा? अध्यक्ष होगा, 21 उपाध्यक्ष व 7 समितियों की बात करते हैं। जो 7 मुख्य समिति है, 7 मुख्य समिति, इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। पूछेगा कि महासभा की बैठक में एक तो अध्यक्ष चुना जाता है, एक 21 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष चुने जाते हैं। किस बैठक में? इस बैठक में। एक बात ये हो जाती है, चलो ठीक है। और इनको कौन चुनती है? ये महासभा ही चुनती है। इनको कौन चुनती है साथियों? महासभा ही चुनती है। ठीक है, यहां तक। दूसरी बात करते हैं महासभा की। अब इस महासभा में दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो महासभा होती है इसका कार्य क्या होता है साथियों? इस महासभा का कार्य क्या होता है? यानी महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह से, महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करती है, प्लस जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसकी तो बात हो गई, प्लस में जो सचिवालय होता है, इसका जो प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है, इसकी नियुक्ति यही करती है, अपने 2/3 बहुमत से करती है। कौन करती है? महासभा। महासभा ही अपने 2/3 बहुमत से किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करना व किसी देश को हटाना, यह कार्य भी कौन करती है? महासभा ही करती है, अपने 2/3 बहुमत से करती है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन महासभा से यह बनता है कि महासभा का पहला अध्यक्ष की बात करते हैं। जो पहला अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महासभा का पहला अध्यक्ष कौन बना था? आपको बताना है साथियों, पॉल हेनरी स्पोक। पॉल हेनरी स्पोक, यह व्यक्ति कौन से देश का था? बेल्जियम देश का था। कौन से देश का था? बेल्जियम देश का था। तो महासभा की बात कर रहा हूं मैं, समझना मेरी बात को। महासभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पॉल हेनरी स्पोक को। यह कौन से देश का था? बेल्जियम का था। जबकि पहली महिला का क्वेश्चन बन जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपको क्या बताना है? पहली महिला अध्यक्ष। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडिते। विजया लक्ष्मी पंडिते महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और यह कौन से देश की थी साथियों? भारत की थी। आपने भारत में मोतीलाल नेहरू का नाम सुना,
तो यह मोतीलाल नेहरू की तो पुत्री थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, बहन थी। कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी, जो महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से देखो, ये तो समाप्त हो जाता है कि ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी और ये इसका पहला क्या था, अध्यक्ष था। यहां तक बात हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो महासभा होती है, यानी ये महासभा की बात करनी। अब महासभा की पहली बैठक की बात कर लेते हैं। महासभा की पहली बैठक, तो महासभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी, आपको बताना साथियों, अक्टूबर 1952 ईस्वी में। अक्टूबर 1952 ईस्वी में महासभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन महासभा से और भी क्या बनता है वो समझना। एक व्यक्ति था भारत का जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। देखना, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, देखो अटल बिहारी वाजपेयी था। पहले इसका हम छोटी सी बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस यानी 25 दिसंबर को, यानी क्रिसमस डे को आता है। एक बात। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी तथा लाल कृष्ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन व्यक्तियों ने 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी की स्थापना की थी। एक बात ये हो गई। दूसरा क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी पार्टी का पहला अध्यक्ष बना था। दूसरा क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी भारत का पहला पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था। यह व्यक्ति 3 बार प्रधानमंत्री बना था। यह व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बना, 3 बार प्रधानमंत्री बना। पहली बार 1996 ईस्वी में मात्र 13 दिन बना था। फिर दूसरी बार 1998 ईस्वी में मात्र 13 माह बना था और तीसरी बार 1999 से लेकर के 2004 ईस्वी तक कितनी वर्ष के लिए बना था, 5 वर्ष के लिए बना था। तो यह 3 बार भारत का क्या बन चुका है, प्रधानमंत्री बन चुका है। अब देखना अटल बिहारी वाजपेयी से क्वेश्चन महासभा से कैसे बनेगा, यानी यहां तक तो इसकी बात समाप्त होगी। अब महासभा से एक क्वेश्चन क्या बनेगा समझना। मैं 1977 ईस्वी की बात करता हूं, जरा 1977 ईस्वी में जाना। 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई, ये मोरारजी देसाई 1977 ईस्वी में भारत का प्रधानमंत्री बना था, जो भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था। कंफ्यूज मत होना पे, भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछे तो मोरारजी देसाई बताना है। भारत का पहला पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी बताना है। अब दूसरी बात, 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई ये भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। तब मोरारजी देसाई के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के क्या बनाए गए थे, विदेश मंत्री बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, विदेश मंत्री बनाए गए थे। समझना मेरी बात को। इस मोरारजी देसाई के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का क्या बनाया गया था साथियों, विदेश मंत्री बनाया गया था, बना दिया। इससे अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री के तौर पर इस महासभा में यह जाता है और वहां पर पहली बार यह व्यक्ति किस में भाषण देता है, ना हिंदी में भाषण देता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वह भारत का पहला व्यक्ति कौन है जिसने इस महासभा में हिंदी में भाषण दिया था, वो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी है। एक क्वेश्चन बन गया साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री है। यह व्यक्ति भारत के दूसरे व्यक्ति है। पहले तो कौन है, अटल जी है, और दूसरे व्यक्ति कौन है, नरेंद्र मोदी। ये दूसरे व्यक्ति है जिन्होंने इस महासभा में क्या दिया साथियों, अपना हिंदी में भाषण दिया था। किसमें, महासभा में।
ठीक है साथियों, यहां तक हमारी बात क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये तो है आपकी महासभा, इसका पहला अंग क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब दूसरी बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग कौन सा बताना आपको, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, सुरक्षा परिषद। ये लो, इस सुरक्षा परिषद को मुहावरे के तौर पर इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, पुलिसमैन कहा जाता है। पूछेगा कि वह कौन सा अंग है जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। दूसरी बात, जो सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की बात आ जाए, यानी यहां पर बात करते हैं इस सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य। तब आपको कितने बताने हैं साथियों, 15 बताने हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं, 15 सदस्य हैं। इन 15 सदस्यों में 5 तो क्या है, स्थायी सदस्य हैं। इनके 5 तो क्या है साथियों, स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें 10 क्या है, अस्थायी सदस्य हैं। 10 क्या हो गए इसमें, अस्थायी सदस्य हो गई। समझना, इसके 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, अमेरिका है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन, कौन सा हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और एक कौन सा हो गया, चीन हो गया। एक कौन सा हो गया, चीन हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, इनमें स्थायी सदस्य कितने होते हैं, 5, अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। अब इसके 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। और जो इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इन 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। कहने का मतलब ही इसके 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। ठीक है, अभी जिन देश, यानी जो देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जो देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उनके पास कौन सा पावर होता है, वीटो पावर होता है। यानी जो देश इसके स्थायी सदस्य होते हैं, उनके पास क्या होता है, वीटो पावर होता है। यहां पर मैं वीटो पावर की बात करता हूं। वीटो पावर क्या होता है, यह नकारात्मक होता है। वीटो पावर का अर्थ क्या होता है, नकारात्मक, नकारात्मक। अब समझना, यह नकारात्मक क्या होता है, यानी जिस देश के पास वीटो पावर है, वो क्या कर सकता है, किसी भी प्रश्न पर, अगर जैसे मान लो कि कोई कानून बन रहे, कोई कानून, कोई विधेयक रखा गया, अगर इनमें से इन 5 सदस्यों में एक देश भी अगर सहमत नहीं है, तो वो वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। अगर वो एक देश भी नकारात्मक या वीटो पावर का प्रयोग करता है, तो वह कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि वह पहला देश कौन सा है, या संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सदस्य कौन सा है जिसने वीटो पावर का प्रयोग किया था। तब आपको क्या करना है, अमेरिका बताना है। क्या बताना है, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग रेडोसियन के प्रश्न पर किया था, जबकि सर्वाधिक बार, मैं यहां पर सोवियत संघ भी बोल सकता हूं, सोवियत संघ। तो सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग तो सोवियत संघ या रूस ने किया है, जबकि पहली बार वीटो पावर का प्रयोग किसने किया, अमेरिका ने किया। अगर पहली बार पूछे तो अमेरिका, सर्वाधिक बार पूछे तो सोवियत संघ, या इसको मैं दूसरा नाम बोल सकता हूं, रूस बोल सकता हूं। अगर आपसे पूछे कि वीटो पावर का सबसे कम बार प्रयोग किसने किया, आपको बताना है चीन। सबसे कम बार तो चीन ने, सर्वाधिक बार किसने किया, सोवियत संघ ने, और सबसे पहले किसने किया, अमेरिका ने किया।
मैं चीन की बात करता हूं, चीन को वीटो पावर कब प्राप्त हुआ था? 1973 ईस्वी में। यानी चीन को वीटो पावर प्राप्त कब हुआ? 1973 ईस्वी में। और चीन ने पहली बार वीटो पावर का प्रयोग कब किया था? सन 1972 ईस्वी में। किसके प्रश्न पर किया? बांग्लादेश के नए देश बनने के प्रश्न पर इसने वीटो पावर का प्रयोग किया था। यहां तक साथियों बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अबे सुरक्षा परिषद की छोटी सी ये भी बात करते हैं, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या होते हैं भाई? भाई सुरक्षा परिषद, इसका कोई ना कोई तो कार्य होगा ना। तो सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? जो भी कोई देश है, दो देश आपस में युद्ध कर रहे हैं तो उनके मध्य यानी मित्रता या उनके मध्य मध्यस्थता करवाने का कार्य करते हैं। अगर कोई देश बार बार किसी देश को परेशान कर रहा है, अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो ये सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, उन पर अपनी सेना भेजकर क्या कर सकते हैं? कार्यवाही कर सकते हैं या किसी पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। कौन है? सुरक्षा परिषद लगा सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद साथियों दूसरा अंग संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देखो अब संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करते हैं तीसरे अंग की। संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे अंग की बात करते हैं। देखो तो इसका तीसरा अंग कौन सा है? हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये लो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं। तो साथियों अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है यह विश्व का सबसे बड़ा कोर्ट है। विश्व का सबसे बड़ा कोर्ट। तो विश्व का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। आईसीजे बोल सकता हूं उसको मैं, आईसीजे। ठीक है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? पहली बात, इसकी स्थापना तो 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और पूर्ण रूप से स्थापना पूछे तब आपको बताना है 18 अप्रैल 1946 ईस्वी में। यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग है जिसकी स्थापना बाद में हुई थी। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में। यह पूर्ण रूप से अस्तित्व में कब आया था? 18 अप्रैल 1946 ईस्वी में आया था। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय कहां पर बताना आपको? हैंग में बताना है। कहां पर बताना है? हैंग। और ये हैंग कहां पर साथियों? नीदरलैंड में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। तो एक क्वेश्चन और बन गया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का संयुक्त राष्ट्र संघ का यह एकमात्र अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में न होकर के हैंग नीदरलैंड में है। वो भी कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बनाता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग है जिसका अलग से चार्टर है या अलग से संविधान है, जिसमें 5 तो क्या है साथियों? अध्याय है। 5 तो क्या है इसमें? अध्याय है। वह 70 क्या है इसमें? धाराएं हैं। 70 क्या इसमें? धाराएं हैं। मैं अध्याय को भाग बोल सकता हूं और धारा को मैं क्या बोल सकता हूं? अनुच्छेद बोल सकता हूं। तो साथियों फिर से बोल रहा हूं, समझने का प्रयास करना। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जिसकी स्थापना बाद में हुई? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा अंग है जिसका अलग से मुख्यालय है या न्यूयॉर्क में नहीं है? वो भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा अंग है जिसका अलग से संविधान है? वो भी कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। यहां तक साथियों बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अरे इसमें
अध्याय कितने 5 है, इसमें धारा कितनी है 70 है। मुख्यालय कहां पर है, हेंग में। कहां पर पड़ता है, नीदरलैंड में। स्थापना कब हुई, 3 अप्रैल 1946 में। पूर्ण रूप से अस्तित्व में कब आया, 18 अप्रैल 1946 ईस्वी में। यहां तक हमारी बात पूर्ण रूप से क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन बनता है साथियों। तो इसमें कुल न्यायाधीश कितने हैं, तो इसमें कुल न्यायाधीश आपको बताना है। इसमें 15 कुल न्यायाधीश है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी बतानी है आपको, 15 बतानी है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखना, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक। एक इसमें क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। एक इसमें क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। एक इसमें क्या होता है, न्यायाधीश, ठीक है। एक इसमें क्या होता है साथियों, उप मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी उप न्यायाधीश होता है। और बाकी इसमें क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। बाकी इसमें क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर आपको। अब वो कंफ्यूज कैसे करेगा देखना, वो पूछे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितनी वर्ष का होता है, तब आपको बताना है 9 वर्ष का बताना है। कितनी वर्ष बताना है, 9 वर्ष। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितनी वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है। जबकि वो पूछे इसके मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तब आपको साथियों बताना है 3 वर्ष। अरे मुख्य न्यायाधीश और उप न्यायाधीश का कार्यकाल तो 3 वर्ष बताना है, जबकि इनके न्यायाधीश का कार्यकाल कितना बताना है, 9 वर्ष बताना है। एक बात समाप्त हो गई। दूसरी बात, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, यानी कहने का मतलब एक देश एक समय पर एक ही न्यायाधीश बन सकता है। एक देश से एक समय पर एक ही न्यायाधीश बन सकता है। दूसरी बात, एक न्यायाधीश दोबारा भी बन सकता है, दोबारा भी नियुक्त हो सकता है। इनकी नियुक्ति कौन करती है, महासभा करती है, अपने 2/3 बहुमत से करती है, सुरक्षा परिषद की सलाह से करती है। दूसरी बात, अब दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किसी देश, कोई देश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बात को नहीं मानना चाहे तो कोई बात नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही न्यूनतम कितने जजों से होती है, 9 से। अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 में से 9 जज होते हैं, तब भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही हो सकती है। एक बात ये बनती है। दूसरी बात, भारत से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने व्यक्ति न्यायाधीश बन चुके हैं, तो साथियों मेरे हिसाब से तो सबसे अब तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बनेगा। देखो क्या बनेगा कि मैं बात करता हूं भारत से। इस भारत से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 4 व्यक्ति न्यायाधीश रह चुके हैं। देखो, एक व्यक्ति तो था BN राव, एक तो ये था। एक व्यक्ति था RS पाठक। एक व्यक्ति था डॉक्टर नगेंद्र सिंह। एक व्यक्ति है दलवीर भंडारी। ये लो वर्तमान, यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत से कितने न्यायाधीश जा चुके हैं, 4 व्यक्ति। एक तो है BN राव, RS पाठक, नगेंद्र सिंह और दलवीर भंडारी। क्वेश्चन बन गया। अब इन 2 व्यक्तियों से देखो, इनसे तो कोई बात नहीं है, परंतु यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर नगेंद्र सिंह राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संबंधित है। यह व्यक्ति राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संबंधित है। और नगेंद्र सिंह भारत के एकमात्र व्यक्ति है
जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उप न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। पूछेगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जो भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उप न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इनका संबंध साथियों कहां से है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संबंध है। हम बात करते हैं दलवीर भंडारी से। यह दलवीर भंडारी राजस्थान के जोधपुर जिले से साथियों। कौन से जिले से है? जोधपुर जिले से है। और दलवीर भंडारी वर्तमान में भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर है। तो प्रश्न बनेगा यहां से कि वर्तमान में भारत की तरफ से न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी। कहां से संबंध है इनका? जोधपुर से संबंध है इनका। और यह व्यक्ति दूसरी बार यह व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। साथियों, यह आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मैंने इनके 3 अंक हैं, ये 3 अंक यहां पर इसके बता दिए। अब इनके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग हमें पढ़ते हैं, जिनका नाम है सचिवालय। साथियों, कौन सा आएगा? सचिवालय आएगा। अब देखो, सचिवालय यह एक प्रशासनिक कार्यालय है। यह इसका एक क्या है? प्रशासनिक कार्यालय। तो पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक कार्यालय कौन सा है? सचिवालय है। इस सचिवालय में वर्तमान में लगभग 10,000 कर्मचारी क्या कार्य कर रहे हैं। यानी इसमें वर्तमान में लगभग 10,000 कर्मचारी क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? इसमें 10,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, जो सचिवालय होता है, यह सचिवालय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के दिन प्रतिदिन कार्य को निपटाता, यानी कागजी कार्यवाही होती है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ही होती है। ठीक है। अब इस सचिवालय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, क्या होता है साथियों? प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है साथियों? महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव होता है। क्वेश्चन बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ या सचिवालय का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? महासचिव होता है। इस महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यानी इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा अपने 2/3 बहुमत से 5 वर्ष के लिए महासचिव की क्या करती है? नियुक्ति करती है। क्या की जाती है इसकी साथियों? नियुक्ति की जाती है। एक बात यहां से ये। अब दूसरा, कुछ व्यक्तियों की बात करते हैं साथियों। उन व्यक्तियों पर जरा ध्यान देना, आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उन पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि मैं एक बात करता हूं त्रिगवेली की। किसकी बात करता हूं मैं साथियों? त्रिगवेली। यह त्रिगवेली सचिवालय का महासचिव या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव था। यह व्यक्ति नॉर्वे देश का था साथियों। कौन से देश का? नॉर्वे देश का। इस नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। कौन सा देश है? मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। और त्रिगवेली नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला क्या था? महासचिव था। आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव किसे बनाया गया था? त्रिगवेली नॉर्वे को बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन और भी बनता है इससे कि त्रिगवेली नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव है जिसने क्या दिया था? त्याग पत्र भी दिया था। इसने क्या दिया था? त्याग पत्र भी दिया था इसने। प्रश्न बन गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे। त्रिगवेली कौन से देश का? नॉर्वे का। पहला महासचिव जिसने त्याग पत्र दिया वो भी त्रिगवेली था। दूसरा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य मध्यस्थता करने वाला
व्यक्ति भी कौन था, यानी महासचिव कौन था, तब भी आपको बताना त्रिगवेली नार्वे वाला बताना है। ठीक है। दूसरी बात साथियों, एक व्यक्ति और भी था, उस व्यक्ति की जरा हम बात करते हैं, कोफी अन्ना। कोफी अन्ना यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव था। तो कोफी अन्ना की बात करते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रसिद्ध महासचिव कौन था। तो यह सबसे प्रसिद्ध महासचिव था कौन, कोफी अन्ना। और इस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रसिद्ध महासचिव कौन है, कोफी अन्ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वो कौन सा महासचिव है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, आपको बताना साथियों, कोफी अन्ना बताना है। ठीक है। एक बात करते हैं, एक व्यक्ति है डेम हेमरशोल्ड की बात करते हैं। डेम हेमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव था और यह व्यक्ति स्वीडन का था। अब डेम हेमरशोल्ड था, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसकी हवाई दुर्घटना के कारण हवाई दुर्घटना हो गई थी, यानी हवाई यात्रा के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रश्न बनेगा कि वह कौन सा महासचिव है जिसकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई साथियों, मृत्यु हो गई। तो वो क्या बताना, डेम हेमरशोल्ड, यानी डेथ हो गई इसकी। डेथ का मतलब डेम हेमर का मतलब मर गया, और वो पहला व्यक्ति है जिसकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि एक व्यक्ति है यू थॉट, कौन है साथियों, यू थॉट। ये म्यांमार का है, कौन से देश का है, म्यांमार देश का है। ये यू थॉट कौन से देश का साथियों, म्यांमार देश का है। ठीक है। अब जैसे ही डेम हेमरशोल्ड की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में यू थॉट को कार्यवाहक महासचिव बनाया जाता है। यू थॉट को क्या बना दिया जाता है, कार्यवाहक महासचिव बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन बन गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला कार्यवाहक महासचिव कौन था, यू थॉट था, जबकि पहला महासचिव कौन था, त्रिगवेली था। तो ये पहला क्या बना, कार्यवाहक महासचिव बना। दूसरी बात, फिर इसे स्थायी महासचिव भी बना दिया जाता है। तो यहां से इस व्यक्ति ने एक बड़ा क्वेश्चन और बना दिया। यह व्यक्ति एशिया का था, किसका था, एशिया का। तो म्यांमार एशिया में पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या बना, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला कार्यवाहक महासचिव यू थॉट, पहला एशियाई महासचिव यू थॉट था, कौन से देश का था, म्यांमार का था। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव जिसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, डेम हेमरशोल्ड की। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रसिद्ध महासचिव कोफी अन्ना, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ शांति के क्षेत्र में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव त्रिगवेली, कौन से देश का था, नॉर्वे का। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव जिसने कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र दिया, त्रिगवेली नॉर्वे था। जम्मू कश्मीर विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्यस्थता कराने वाला महासचिव भी कौन था, त्रिगवेली नॉर्वे था। अब एक छोटा सा व्यक्ति और है साथियों, उस व्यक्ति का नाम है बुत्रोस। क्या नाम उसका, बुत्रोस। यहां पर लिख रहा हूं मैं, बुत्रोस खाली। बुत्रोस खाली मिस्र देश का था। कौन से देश का था, मिस्र देश का। इस मिस्र देश को नील नदी की देन कहा जाता है। तो मिस्र देश का एक महासचिव था बुत्रोस खाली, जिसका कार्यकाल सबसे कम माना जाता है। तो सबसे कम कार्यकाल वाला महासचिव कौन था, बुत्रोस खाली। कौन से देश का था, मिस्र देश का था। यह साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का हमने
चौथा अंग सचिवालय भी पढ़ लिया है। अब इसके दो अंग और बच गए। इसके एक अंग है जिसका नाम है, छोटे छोटे ये तो भाई, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। अब बात करते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, इससे क्वेश्चन बनता कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में कुल सदस्य कितने हैं। तो इनके कुल सदस्य आपको बताने हैं 54 बताने हैं। तो इसके कुल सदस्य कितने बताने हैं आपको? 54 बताने हैं। इसमें एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है, यानी इसके अध्यक्ष का कार्यकाल तो आपको कितना बताना है, 1 वर्ष बताना है। जबकि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना बताना है आपको, 3 वर्ष बताना है। कितने वर्ष बताना है? 3 वर्ष बताना है। याद रखना कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 54 है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग अंतिम और बच गया। इसका अंतिम अंग और बच गया परन्यास परिषद, या न्यास परिषद भी बोल सकता हूं इसे, परन्यास परिषद। तो परन्यास परिषद साथियों, यह परन्यास परिषद वर्तमान में इसे समाप्त करने का विचार किया जा रहा है। प्रश्न बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वो कौन सा अंग है जिसे वर्तमान में समाप्त करने के लिए विचार किया गया है, वो कौन सा परन्यास परिषद है। अब आप होगी इसे समाप्त क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसका अब कोई कार्य नहीं रहा है। अब इसका कोई कार्य नहीं रहा है। तो इसका कार्य क्या था? इसका कार्य यह था कि जो पहले कुछ ऐसे देश थे जो आजाद तो हो गए थे, वो अब आजाद तो हो गए थे, परंतु वो अपना शासन चलाने में क्या थे? असमर्थ थे। अपना शासन चलाने में क्या थे? असमर्थ थे। इसलिए इसका कर्तव्य बनता था कि बिना कोई अपना स्वार्थ देखते हुए इन देशों की क्या करना? रक्षा करना। परंतु अब सभी देश है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो असक्षम है। इसलिए वर्तमान में इसे लुप्त करने का प्रयास किया, यानी इसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ आज क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है साथियों।